everyone, welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss class 12th history chapter 10 colonialism and the countryside exploring official archives. आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के 10th चैप्टर उपनिवेशवाद एवं ग्राम्य जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थर्ड बुक 12th क्लास हिस्ट्री की थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ब्रिटिश पीरियड के ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद उनकी जो डिफरेंट रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी उनका हमारे रूरल कंट्री साइड या फिर ग्राम्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो की बिगिनिंग में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने भारत के जिस स्टेट पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया था वो था बंगाल। द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल बाय द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया। कुछ समय तक उन्होंने पपेट रूलर्स के रूप में मीर जाफ़र और मीर कासिम को वहाँ का रूलर बनाया। फिर उसके बाद वहाँ ड्यूअल जो है रूल भी चला, दोहरा शासन वहाँ पर कुछ समय तक चला। फिर 1772 में ब्रिटिशर्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में ब्रिटिश एम्पायर का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पहला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहले व्यवस्थित किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट एरियाज़ पर जो है फोकस करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स और रूरल इंडिया के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट जो है उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज़ के माध्यम से स्टार्ट होते हैं। और इन रेवेन्यू पॉलिसीज़ की शुरुआत जो है बहुत बाद में, जो थर्ड गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके टाइम में ये स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस रियलाइज दैट द डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स वाज इम्पॉसिबल फॉर द कंपनी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये अच्छी तरह जानता था कि इतने बड़े इस ब्रिटिश भारत का या ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एम्पायर में, जहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है इंडियन लोकल कस्टम ट्रेडिशंस को नहीं जानते हैं और लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए इस सारे टैक्स या रेवेन्यू को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने उसके लिए एक दूसरा रास्ता सोचा। सो द कंपनी एंटर्ड इनटू सम अरेंजमेंट विद द जमींदार्स फॉर टैक्स कलेक्शन ऑन ए परमानेंट बेसिस। तो ऐसे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन लोगों को ही जो पहले से भारत में या बंगाल में किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे, जिन्हें जमींदार कहा जाता है, उन लोगों के साथ ही टैक्स कलेक्ट करने का एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था, एक नया सिस्टम जो है डेवलप किया, जो कि परमानेंट, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट बेसिस के आधार पर था। और इस परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया। ये सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट हुआ और उसको स्टार्ट करते समय जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट वो स्टार्टेड इन द ईयर 1793 इन द स्टेट ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस एक्चुअली थे कौन? तो ही वॉज द थर्ड गवर्नर जनरल इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, but he was also the commander of the British forces during the American War of Independence। ठीक है, जब अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उस समय ब्रिटिश आर्मी का जो कमांडर था, जनरल था, वो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसी को जो है अमेरिकन्स ने हराया और उसके बाद अमेरिका जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था 1776 में। और इसी के समय में जो है 1793 में बंगाल में जो है स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब परमानेंट सेटलमेंट था क्या? ठीक है, व्हाट वाज परमानेंट सेटलमेंट? ठीक है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट जो था उसमें मेनली बाय इन दिस सिस्टम द जमींदार्स बिकेम परमानेंट हेरिडिटरी ओनर ऑफ द लैंड फॉर विच दे हैड टू पे अ फिक्स्ड रेवेन्यू टू द कंपनी एवरी ईयर। ठीक है, इस परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को लैंड का ओनर मानते हुए उन्हें ही टैक्स कलेक्ट करने का राइट दिया गया। पीजेंट्स से, फार्मर्स या किसानों से टैक्स कलेक्ट करने का राइट जो है जमींदारों को
दिया गया। ये इसकी पहली विशेषता है। द जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द डिफरेंट विलेजेस, पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी एंड रिटेन द डिफरेंस एज इनकम। जमींदार किसानों से टैक्स कलेक्ट करेंगे और उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद वो जो टोटल रेवेन्यू है वो ब्रिटिशर्स को डिपॉजिट कराएंगे और उसमें जो डिफरेंस बचता था वो अपने इनकम के रूप में वो अपने पास रखते थे। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू पे द कंपनी रेगुलरली। जमींदार को जो ये रेवेन्यू है वो रेगुलरली पे करना होता था। फेलिंग विच हिज एस्टेट कुड बी ऑक्शन, और अगर वो उसे समय पर, निर्धारित समय पर जमा नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, ऑक्शन कर दिया जाता था। इन द अर्ली डिकेड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, हाउएवर, जमींदार्स रेगुलरली फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड एंड अनपेड बैलेंसेस एक्यूमुलेटेड। ठीक है, अब शुरुआती दशकों में जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें जमींदार जो है रेगुलरली इस रेवेन्यू को पे करने में असफल हो रहे थे, पे नहीं कर पा रहे थे, और जो अनपेड रेवेन्यू था लगातार वो जो है बढ़ता जा रहा था। तो परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंट होने के बाद जमींदारों को रेवेन्यू का राइट देने के बाद भी ब्रिटिशर्स को जो है टाइमली रेवेन्यू जमा नहीं हो पाता था, जमींदार उसको टाइमली जमा नहीं कर पाते थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि जमींदार जो है वो डिफॉल्टर क्यों हो रहे थे, वो पेमेंट को जमा क्यों नहीं करा पा रहे थे, वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। तो देयर आर 4 मेन रीजंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। फर्स्ट वॉज द इनिशियल डिमांड वॉज वेरी हाई। ब्रिटिशर्स ने जो रेवेन्यू फिक्स किया था, परमानेंटली फिक्स किया था, वो जो है बहुत हाई था, उसकी रेट बहुत हाई थी। जनरली जो भारतीय राजा महाराजा थे 10, 15, 20% तक ही रेवेन्यू लेते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स का ये रेवेन्यू 25 to 40 से 50% तक जो है इसको इंक्रीज़ किया गया था। और इतना अधिक रेवेन्यू जो है फार्मर्स, जमींदार को पे नहीं कर पाते थे, और इस वजह से जमींदार जो है उस रेवेन्यू को ब्रिटिशर्स को टाइमली जो है डिपॉजिट नहीं करा पाते थे। तो फर्स्ट रीज़न वॉज द इनिशियल डिमांड वॉज वेरी हाई। सेकंड, this high demand was imposed in the 1790s, a time when the prices of agricultural produce were depressed, making it difficult for the rats to pay their dues to the zamindar. If the zamindar couldn't collect the rent, how could he pay the company? अब जिस समय ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल में 1790s में, वो समय था जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्राइस जो है बहुत कम थी। ठीक है, और उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत कम होने की वजह से फार्मर्स जो होते थे वो अपना जो रेवेन्यू होता था वो पूरा रेवेन्यू ज़मींदार को जमा नहीं करा पाते थे, क्योंकि वो उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जब मार्केट में बेचते थे तो उनको बहुत कम रेट उसका मिलता था, कम पैसे में वो बेच पाते थे, पूरा पेमेंट उन्हें नहीं मिलता था, और पूरा पेमेंट नहीं मिल पाता था तो ऐसे में फिर वो जमींदार को भी पूरा रेवेन्यू जमा नहीं करा पाते थे, और जमींदार को जब पूरा रेवेन्यू जमा नहीं होता था तो वो फिर ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो है रेवेन्यू टाइमली जमा नहीं करा पाते थे, पूरा जमा नहीं करा पाते थे। तो सेकंड रीज़न था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्राइस थी वो बहुत कम थी उस पीरियड में जिस टाइम पर ये परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबली रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली। थर्ड जो एक बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन इस परमानेंट सेटलमेंट की थी कि इस रेवेन्यू को किसी भी परिस्थिति में जमा कराना होता था, चाहे वो कलेक्ट किया गया हो या ना किया गया हो, चाहे फसल हुई हो या ना हुई हो, लेकिन किसानों को इसे जमींदार को जमा कराना होता था, और जमींदार को भी बिना डिले के, बिना किसी देरी के इसे निश्चित समय पर ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कराना होता था पंक्चुअली। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, इफ पेमेंट डिडंट कम इन बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफिक डेट, द जमींदारी वॉज लिएबल टू बी ऑक्शनड। और इससे रिलेटेड एक लॉ था जिसे सनसेट लॉ, सूर्यास्त का कानून या सूर्यास्त कानून कहा जाता है। इस सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर जमींदार जो है एक स्पेसिफिक डेट, एक निश्चित दिनांक की सूर्यास्त तक के समय तक अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रेवेन्यू पे नहीं करा पाते थे तो ऐसे में उनकी जमींदारी को ऑक्शन कर दिया जाता था, उसे नीलाम किया जा सकता था। तो जमींदारों के लिए कंपल्सन था कि वो सनसेट से पहले जिस निश्चित डेट के सनसेट से पहले वो रेवेन्यू जमा कराए, और नहीं तो उनकी ज़मींदारी नीलाम हो जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से ज़मींदार जो है, फसलें होती नहीं होती थी, किसान रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, और फिर भी उन्हें ये जमा कराना पड़ता था, जबकि वो जमा
करा ही नहीं सकते थे। फोर्थ रीज़न इसका जो था, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रायत एंड मैनेज हिज जमींदारी। चौथा एक बड़ा रीज़न जो इस डिफ़ॉल्टमेंट का था, पेमेंट डिफ़ॉल्ट का था, कि जमींदारी जो थी, जमींदार लोग थे वो रेवेन्यू टाइमली जमा इसलिए नहीं करा पाते थे कि बिफोर ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के आने के पहले जमींदारों के पास गांव के लोगों पर रूल करने के लिए बहुत सारे पावर्स थे। उनके पास जो है जस्टिस पावर भी था, पुलिसिंग का पावर भी था, और वो पूरी तरह से पब्लिक को कंट्रोल करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनके जो ये दूसरे राइट्स थे, पुलिस का राइट और जो जजिंग का राइट था, वो उनसे ले लिया गया। उनका काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन रह गया था। तो ऐसे में जब उनके जितने पावर लिमिट हो गए, उतना ही किसानों पर उनका प्रभाव जो है कम होने लग गया, और वो प्रभाव जितना कम हुआ उतना ही जमींदारों को रेवेन्यू कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आने लगी। तो दीज वर द 4 रीजन्स that's why zamindars were defaulted on payments. First was initial demand was high. Second, the prices of agricultural products were very low. Third was that it had to be paid invariably regardless of the harvest on a particular date. And fourth one was the power of zamindars were limited during this period. So these were the 4 reasons. ठीक है, अब जमींदारों के पावर्स लिमिटेड हो गए, वो जो है रेवेन्यू जमा नहीं करा पाते थे, और इसी वजह से इस समय एक नया वर्ग, एक पीजेंट्स का एक नया वर्ग इस समय अस्तित्व में आता है, जिन्हें जोतेदार कहा जाता है। तो ये जोतेदार कौन थे? While many zamindars were facing a crisis at the end of the 18th century, a group of rich peasants called jotedars were consolidating their position in the village. जब जमींदार लोग अपनी स्थिति पर, अपने गांवों पर, अपने लोगों पर नियंत्रण खोते जा रहे थे, ऐसे समय में इस 18th सेंचुरी के लास्ट पीरियड में एक अमीर किसानों का एक ग्रुप, जिन्हें जोतेदार कहा जाता था, धीरे धीरे गांवों में अपने शक्ति को बढ़ा रहा था, अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा था। इन लोगों को जोतेदार कहा जाता है। तो जोतेदार कौन थे? दे वर द रिच पीजेंट्स ऑफ बंगाल। By the early 19th century, जोतेदार्स had acquired vast areas of land. 19th century के स्टार्टिंग तक ये जोतेदार के पास बहुत सारी ज़मीन आ गई थी। Sometimes as much as several thousand acres, और कभी कभी तो ये ज़मीन जो है हज़ारों एकड़ तक होती थी। यानी जोतेदार जो है उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड, और ये लोग इतने पैसे वाले होते थे कि वो जो लोकल ट्रेड होता था उसको भी यही कंट्रोल करते थे, एज वेल एज मनी लैंडिंग, और ये साहूकारी का काम भी करते थे। यानी फार्मर्स को, पीजेंट्स को नीड होने पर पैसा भी उधार दे देते थे। एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन। और इस वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से, अपनी रिचनेस की वजह से, लैंड पर कंट्रोल की वजह से, और मनी लैंडिंग का काम करने, ट्रेडिंग का काम करने की वजह से बंगाल के उस पर्टिकुलर एरिया के जो गरीब किसान लोग थे, उनके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स। इन जोतेदार की ज़मीन जो कि बहुत ज़्यादा होती थी, उस ज़मीन का बहुत सारा पार्ट जो है वो अड़ियार किसान या शेयर क्रॉपर्स जो होते थे, उनके थ्रू वो वहाँ पर फसल उगाते थे। यानी वो खुद खेती नहीं करते थे, वो अपनी ज़मीन को दूसरे किसानों को, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उन्हें दे देते थे, और जो भी प्रोडक्ट होता था उसको वो आपस में शेयर कर लेते थे। हु ब्रॉट देयर ओन प्लाउ, labored in the field and handed over half the produce to the जोतेदार after the harvest। ठीक है, वो अपने हल बेल लेकर आते थे, और मेहनत भी सारी वो शेयर क्रॉपर्स जो अड़ियार या बरगादार होते थे वही लोग करते थे, और उसके बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट होता था वो जोतेदार और वो जो शेयर क्रॉपर होता था किसान, वो आपस में शेयर कर लेते थे। विद इन द विलेजेस द पावर ऑफ जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द जमींदार। गाँवों के अंदर जमींदारों की तुलना में जोतेदार का पावर जो है वो बढ़ रहा था। अनलाइक जमींदार हु ऑफन लिव्ड इन अर्बन एरियाज, जोतेदार वर लोकेटेड इन द विलेज। अब ये जो जोतेदार की शक्तियाँ बढ़ रही थी, उसका एक मेन रीज़न ये था कि जोतेदार लोग जो है गाँवों में किसानों के साथ ही रहते थे, जबकि जमींदार लोग जो है गाँवों में न रहकर आसपास के टाउन्स में रहते थे। ठीक है, एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ए कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पुअर विलेजर्स। और ये जोतेदार जो लोग गाँव में ही रहते थे, इस वजह से गाँव के अंदर रहने वाले जो एक किसानों का गरीब वर्ग होता था, उनके ऊपर उनका पूरा प्रभाव और नियंत्रण रहता था। दे डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार्स। और ये जो जोतेदार किसान होते थे,
वो जमींदारों को उनका रेवेन्यू कभी भी टाइमली जमा नहीं कराते थे, जानबूझकर वो उसमें देरी करते थे विद द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स, और इसमें वो किसानों का सपोर्ट भी लेते थे. In fact, when the estate of the zamindar were auctioned for failure to make revenue payment, jotedars were often amongst the purchasers. और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती थी कि जब जमींदार की जमींदारी रेवेन्यू पूरा जमा न करा पाने के कारण या समय पर जमा न करा पाने के कारण नीलाम की जाती थी, तो उस जमींदारी को यही जोतेदार लोग जो है वो खरीद लेते थे. तो जोतेदार जो है उनका प्रभाव और शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और जमींदारों की शक्ति जो है इस समय लगातार कम होती जा रही थी. द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार्स इन रूरल एरियाज हाउएवर डिडंट कोलैप्स. ठीक है, जमींदारों की शक्तियां जो है ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी. फेस्ड विद हाई रेवेन्यू डिमांड एंड पॉसिबल ऑक्शन ऑफ देयर एस्टेट्स, दे डिवाइज्ड वे ऑफ सर्वाइविंग द प्रेशर. ठीक है, रेवेन्यू की डिमांड बहुत ज़्यादा होने और साथ ही साथ जो है अपनी जमींदारी के नीलाम होने की संभावनाओं को देखते हुए जमींदारों ने भी अपनी जमींदारी को बचाने के नए नए तरीके इस समय खोज लिए थे. न्यू कंटेक्स्ट प्रोड्यूस न्यू स्ट्रेटजीज. ये जो नई परिस्थितियाँ थी उसमें जमींदारों ने भी अपनी जमींदारी बचाने की नई नई योजनाएं बनाई. उसमें सबसे पहले थी फिक्सिशियस सेल. फिक्सिशियस यानी जो है पहले से जो है जो नीलामी होती थी वो फिक्स कर ली जाती थी. वो वन सच स्ट्रेटजी. द राजा ऑफ बर्धमान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारों टू हिज मदर सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर. ठीक है, इसमें फिक्सिशियस सेल में सबसे पहला तरीका था, जैसा कि बर्धमान के राजा ने किया, कि वो अपनी जमींदारी का बहुत सारा पार्ट जो है उसने अपनी माँ के नाम कर दिया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश कंपनी ने ये डिक्लेयर किया था कि वो वुमेन की प्रॉपर्टी को जो है कभी भी अपने अधिकार में नहीं लेगी. तो बर्धमान के राजा ने अपनी प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी और इस वजह से उसकी प्रॉपर्टी जो है नीलाम होने से बच गई. When people from outside the zamindari bought an estate at an auction, they could not always take possession. कभी कभी किसी जमींदारी को जो बाहर का कोई व्यक्ति जब है खरीद लेता था, तो वो बाहरी व्यक्ति उस जमींदारी को अपने नियंत्रण में नहीं ले पाता था. एट टाइम्स देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाय लठियाल्स ऑफ द फॉर्मर जमींदार्स. ऐसे बाहरी जमींदार के जो एजेंट्स होते थे उनको पुराने जमींदार के जो लठियाल या लाठी वाले जो लोग होते थे वो उन्हें मारते पीटते अटैक करते थे. समटाइम्स इवन द रेयर्स रेसिस्टेड द एंट्री ऑफ आउटसाइड. और कभी कभी जो रेयत या किसान होते थे वो भी ऐसे बाहरी जमींदारों के खिलाफ रेसिस्ट करते थे, विरोध करते थे. तो जमींदार भी रेसिस्ट करते थे. बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द डिप्रेशन इन प्राइसेस वाज ओवर. 19th सेंचुरी के प्रारंभ में ये जो पैसे की कमी थी, जो स्थिति थी, वो इस समय खत्म हो गई. दस दोज हु हैड सर्वाइव्ड द ट्रबल्स ऑफ द 1790s कंसोलिडेटेड देयर पावर. और वो जमींदार जिन्होंने इस 1790 में जो एग्रीकल्चर प्राइसेस जब कम थी उस स्थिति से उबर गए, उनकी पावर्स फिर भी बचे रहे. रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड समवॉट फ्लेक्सिबल. और उसके बाद 19th सेंचुरी में रेवेन्यू कलेक्शन के रूल को भी जो है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल या लचीला बनाया गया. एज ए रिजल्ट जमींदार्स पावर ओवर द विलेजेस वाज स्ट्रेंथन. और इस वजह से ठीक है जमींदारों की पावर जो है वापस जो है कंसोलिडेट हो गए, उनकी शक्ति फिर से बढ़ गई. इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s दैट दे फाइनली कोलैप्स्ड. लेकिन ये जो जमींदारों की शक्ति है वो 1930 तक बनी रही. 1930 की जो वैश्विक आर्थिक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब आई थी, तभी बंगाल में इन जमींदारों की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म हुई थी. नहीं तो जो है ये जमींदार और जोतदार जो है गांवों पर, इस बंगाल के गांवों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव जो है 1930 तक बना रहा. ठीक है, तो ये तो परमानेंट सेटलमेंट, उसके प्रभाव और ये जमींदार और जोतेदार की स्थिति से रिलेटेड जो डिस्कशन था वो यहाँ पर पूरा होता है. इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रिटिश के इंडिया में जो भी रेवेन्यू पॉलिसीज़ और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट है जिसे फिफ्थ रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है. 1813 में ये पब्लिश हुई थी. वो रिपोर्ट क्या जानकारी हमें देती है. मैनी ऑफ द चेंजेस टुक प्लेस इन द कंट्री साइड वेयर
were documented in detail in a report that was submitted to the British Parliament in 1813. ठीक है, बहुत सारे चेंजेस जो ग्राम्य जीवन में, ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे थे, उन सारे परिवर्तनों को एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो है 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, जिसे फिफ्थ रिपोर्ट कहा जाता है. इट वॉज द फिफ्थ ऑफ ए सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. ये जो रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट जो ग्राम्य जीवन के बारे में था, ये उस सीरीज की 5वीं रिपोर्ट थी. उससे पहले 4 रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की जा चुकी थी. ये 5वीं थी जो 1813 में प्रस्तुत की गई थी. ऑफन रेफर टू एज द फिफ्थ रिपोर्ट. इसे ही जो 1813 में पब्लिश की गई, इसे फिफ्थ रिपोर्ट कहा जाता है. इट रेन इनटू 1002 पेजेस. ये जो फिफ्थ रिपोर्ट थी, ये 1002 पेजेस की थी, ऑफ विच ओवर 800 पेजेस वर अपेंडिक्स. ठीक है, अपेंडिसाइजेस दैट रिप्रोड्यूस्ड पैटिशंस ऑफ जमींदार एंड राइट्स. इन 1002 पेजेस में से 800 पेजेस के आसपास तो इस रिपोर्ट में जमींदारों और किसानों की जो है शिकायतें वही थी. रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट जो थी वो भी इसमें शामिल थी. स्टैटिस्टिकल टैबल्स ऑन रेवेन्यू रिटर्न्स, कहाँ से सांख्यिकी जो सूचनाएं थी कि कहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था, वो भी इसमें था. एंड नोट्स ऑन द रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास. और साथ ही साथ बंगाल और मद्रास से रेवेन्यू के संबंध में और न्यायिक प्रशासन से संबंधित जो है रिपोर्ट इसमें थी. ठीक है, जो कि उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने लिखी थी. तो ये जो 1002 पेजेस थे, उसमें 800 पेजेस तो है वहाँ के रूरल एरिया की जमींदारों की, किसानों की शिकायतें थी. साथ ही साथ उसमें स्टैटिस्टिकल डेटा, रेवेन्यू कलेक्शन के डेटा और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी. फ्रॉम द टाइम दैट कंपनी एस्टेब्लिश इट्स रूल इन बंगाल इन द मिड 1760s, इट्स एक्टिविटीज वर क्लोजली वॉच्ड एंड डिबेटेड इन इंग्लैंड. अब ये रिपोर्ट जो है वो क्यों देनी पड़ती थी, क्यों दी जाती थी, तो उसका रीज़न ये था कि 1760s के मिड पीरियड में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, तब से लेकर आगे तक उनके इस रूल के ऊपर इंग्लैंड में बहुत सारी डिबेट्स होती थी. इंग्लैंड के लोग इस पर बहुत चर्चा करते थे कि ये छोटी सी कंपनी किस प्रकार से भारत के ऊपर रूल कर रही है. There were many groups in Britain who were opposed to the monopoly that the East India Company had over trade with India and China. और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग जो थे वो इस बात की आलोचना करते थे कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले ही भारत और चीन से व्यापार करने का एकाधिकार मिला हुआ है. वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते. वो चाहते थे कि ये एकाधिकार हटाया जाए और दूसरी अन्य कंपनियों को भी भारत और चीन से व्यापार करने की सुविधा प्रदान की जाए. दीज ग्रुप्स वांटेड अ रिवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्टर दैट गिव द कंपनी दिस मोनोपोली. और ये लोग ये चाहते थे कि वो जो रॉयल चार्टर है जिसके द्वारा कंपनी को ये आदेश या अनुमति मिली थी कि वही अकेले भारत से व्यापार, चीन से व्यापार कर सकती है, उसको वो बदलना चाहते थे. इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी मिस रूल एंड माल administration was hotly debated in Britain, and includes of the greed and corruption of company officials were widely publicized in the press. और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की करप्शन, उनकी मिस रूल, मिस कंडक्ट और मिस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी न्यूज़ या इंफॉर्मेशन होती थी ब्रिटिश मीडिया में, ब्रिटिश प्रेस में पब्लिश होती थी, और लोग उसके ऊपर जो है पब्लिकली बहुत सारी डिबेट्स, डिस्कशन करते रहते थे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के बारे में वहाँ चर्चाएं होती रहती थी, डिबेट्स होती रहती थी. और इन सब कारणों की वजह से द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स इन द लेट 18th सेंचुरी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंपनी रूल इन इंडिया. और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट जो है 18th सेंचुरी के लास्ट में पास करने पड़े, जिनके नाम हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे जो एक्ट थे वो पास किए थे ताकि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके. इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऐसे एक्ट बनाने पड़े. और इन्हीं एक्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसकी एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी पड़ती थी. और उन्हीं रिपोर्ट्स की जो फिफ्थ रिपोर्ट है वो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोड्यूस की गई थी, जिसमें ये जो किसानों और जमींदारों की शिकायतों के बारे में वर्णन किया हुआ है. तो ये थी फिफ्थ रिपोर्ट जो कि आपको समझ में आ गई होगी. अब हम बात करते हैं द बैटल बिटवीन हो एंड द प्लो.
ठीक है, कुल्हाड़ी और हल के बीच की लड़ाई। ठीक है, गांवों में रहने वाले लोगों के बीच में जो ब्रिटिश पीरियड में रहते थे उनके बीच में जो संघर्ष थे, उनके ही इस संघर्ष को जो है हो एंड प्लो की लड़ाई या द बैटल ऑफ हो एंड प्लो कहा जाता है। तो ये क्या था, इसको समझते हैं। एग्रीकल्चरल एक्सपांडेड फ्रॉम द वेटलैंड्स ऑफ बंगाल टू ड्रायर जोन्स, swallowing up pastures and forests in the hilly areas. So many changes took place in these areas after the expansion of agriculture. ब्रिटिश पीरियड के भारत में स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे बंगाल में जो खेती का काम होता था, जनरली पहले वो वेटलैंड्स में, नदियों के आसपास के जो है उन एरियाज़ में ही होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जो एग्रीकल्चर का कार्य है वो धीरे धीरे एक्सपांड होकर ड्राई एरियाज़ में भी होने लगा, यानी बंगाल में एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होने लगा। और इसकी वजह से जो पास्चर्स थे, चरागाह थे या खाली पड़ी ज़मीनें थी, वो धीरे धीरे वहाँ पर समाप्त होने लगी। और उनके समाप्त हो जाने की वजह से यहाँ की कंडीशंस में, यहाँ के लोगों के जीवन पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द राजमहल हिल्स वर नोन एज पहाड़ियाज। अब बंगाल के जो राजमहल का हिल्स का एरिया है, वहाँ पर एक विशेष ट्राइबल जाति रहती थी, उसे पहाड़ियास कहा जाता है। बंगाल में राजमहल का एरिया था, ये वो एरिया था जहाँ पहले एग्रीकल्चर नहीं की जाती थी और ये जंगल का क्षेत्र था, और यहाँ इन जंगलों में रहने वाले लोगों को पहाड़ियास कहा जाता था। दे लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल्स, सब्सिस्टिंग ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये पहाड़ियाज लोग जो है जंगलों से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते थे उनसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, साथ ही साथ ये इन जंगलों में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि करते थे। यानी ये परमानेंट जो खेती है उस टाइप की यहाँ नहीं होती थी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती थी वो यहाँ प्रैक्टिस की जाती थी। दे क्लियर्ड पैचेज ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे की जाती थी, तो इसमें वो क्या करते थे, जमीन के जंगल के किसी क्षेत्र को वो साफ करते थे, पेड़ पौधों झाड़ियों को वो काटते थे और उसके बाद उनको जला देते थे ऑन दीज पेचेस। और इन जले हुए जमीन के टुकड़ों पर इनरिच्ड बाय द पोटाश फ्रॉम द एश, वो जो जली हुई राख होती थी जिसमें पोटाश नाम का पदार्थ मिलता था, द पहाड़ियाज ग्रू अ वैरायटी ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स फॉर कंजप्शन। ये पहाड़ियाज लोग वहाँ पर विभिन्न प्रकार की दालें और मिलेट्स जैसे ज्वार बाजरा इस तरह की फसलें उगाते थे अपने खुद के कंजप्शन के लिए, खुद के यूज़ के लिए। दे स्क्रैच्ड द ग्राउंड लाइटली विथ होज, वे जमीन को जो है बहुत हल्के से कुदालियों द्वारा खोदते थे। कल्टिवेटेड द क्लियर लैंड फॉर ए फ्यू ईयर्स, कुछ समय तक उस साफ की गई जमीन को वो यूज में लेते थे, खेती करते थे। देन लेफ्ट इट फेलो सो दैट इट कुड रिकवर इट्स फर्टिलिटी एंड मूव टू ए न्यू एरिया, और उसके बाद उस जमीन को वो खाली छोड़ देते थे ताकि उस जमीन की फर्टिलिटी वापस आ जाए और वो किसी नए क्षेत्र में जाकर इसी तरह से जंगल को काट करके, जला करके फिर वहाँ पर एक नया खेत तैयार करते थे और इस तरह से वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। तो पहाड़ियाज मेनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अब इन पहाड़ियाज लोगों की लाइफ के बारे में इस ब्रिटिश पीरियड में हमें इंफॉर्मेशन देने का जो मेन सोर्स है वो फ्रांसिस बकैनन या बुकैनन जो है उनके रिकॉर्ड से हमें ये जानकारी मिलती है। अब फ्रांसिस बुकैनन कौन थे? He was a physician who came to India and served in the Bengal medical services from 1794 to 1815. फ्रांसिस बुकैनन एक डॉक्टर थे, एक फिजिशियन थे जो ब्रिटिश मेडिकल सर्विस या बंगाल मेडिकल सर्विस में 1794 से लेकर 1815 तक लगभग 21 ईयर्स तक वो इंडिया में रहे। फॉर ए फ्यू ईयर्स ही वाज सर्जन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली, और कुछ सालों तक तो वो भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उनके सर्जन भी रहे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुकैनन ट्रेवल थ्रू द राजमहल हिल्स, और अर्ली 19th सेंचुरी में ये बुकैनन ने राजमहल हिल्स के बहुत सारे एरिया की विजिट किया। फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन दिस इज एन एरिया दैट सिग्निफाइड डेंजर, और उनके वर्णन में या उनके कथनानुसार ये जो राजमहल हिल का एरिया था ये बहुत ही खतरनाक था, डेंजर था। वेर एवर ही वेंट पीपल वर हॉस्टाइल, जहाँ कहीं भी गया लोग जो है वो हॉस्टाइल थे। एप्रीहेंसिव ऑफ ऑफिशियल एंड अनविलिंग टू टॉक टू देम, और ये जो है अधिकारियों
को पसंद नहीं करते थे, उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। इन मैनी इंस्टेंसेस दे डेजर्टेड देयर विलेज एंड एब्सकॉन्डेड, और बहुत सारे समय तो वो अपने गांवों को छोड़कर जंगल के अंदर के क्षेत्रों में भाग तक गए थे। यानी ब्रिटिशर्स जैसे जैसे इन राजमहल हिल्स की पहाड़ियों में गाँव में जाते थे, यहाँ रहने वाले पहाड़ियाज इन अंग्रेज अधिकारियों को देखकर जो है डर जाते थे, भाग जाते थे। ठीक है, तो इस वजह से फ्रांसिस बुकनन ने जो है इसको एक डेंजर एरिया कहा। फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्टेड महुआ। अब पहाड़ियास करते क्या थे, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलावा और क्या काम करते थे, तो वे लोग महुआ क्या एक जंगली प्लांट है, पौधा है, पेड़ है, जिसकी फ्लावर्स को वो कलेक्ट करते थे फॉर फूड। उस फ्लावर को वो खाने में भी यूज़ करते थे, सिल्क ककून्स उनसे कलेक्ट करते थे, एंड रेजिन्स फॉर सेल एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। और उसकी जो लकड़ी होती थी उससे वो चारकोल कोयला बनाते थे और वो ईंधन के रूप में यूज़ करते थे। तो महुआ वहाँ का एक मेन प्लांट था, पौधा था, जिसका ये ट्राइबल लोग यूज़ करते थे। द लाइफ ऑफ द पहाड़ियाज इज हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वॉर्म रियरर्स वॉज दस इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहाड़ियाज की लाइफ जो है एक शिकारी, एक शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स और चारकोल प्रोड्यूसर और सिल्क वॉर्म रियर के रूप में अगर हम देखें तो पूरी तरह से जंगल से कनेक्ट थी, जंगल पर निर्भर थी। दे लिव्ड इन हटमैंड्स विद इन टैमरिन ग्रूव्स एंड रेस्टेड इन द शेड ऑफ मैंगो ट्रीज। ठीक है, इनके घर, मकान, झोंपड़ियाँ जो है वो इमली और आमों के पेड़ पौधों के जुरमुट के बीच में होती थी। दे कंसिडर्ड द एंटायर रीजन एज देयर लैंड। ये जो पहाड़ियाज लोग होते थे वो पूरे इस जंगल के क्षेत्र को अपना जमीन, अपना क्षेत्र मानते थे। द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी एज वेल एज सर्वाइवल, और ये जंगल ही उनकी पहचान थी, यही उनके जीवन जीने का साधन भी था। एंड द रेसिस्ट द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर, और ये लोग इन जंगलों में बाहरी लोगों के आने जाने को पसंद नहीं करते थे, उसका ये हमेशा विरोध करते थे। देयर चीफ मेंटेन्ड द यूनिटी ऑफ द ग्रुप। इन पहाड़ियाज जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, कबीला होते थे, उनके जो सरदार होते थे, चीफ होते थे, मुखिया होते थे, वो अपने इस कबीले को यूनाइट रखते थे। सेटल्ड डिस्प्यूट, उनके बीच के झगड़ों को सुलझाते थे। एंड लेड द ट्राइब इन बैटल्स विद अदर ट्राइब्स एंड प्लेन पीपल, और जब कभी भी दूसरे कबीलों के साथ उनकी लड़ाइयाँ होती थी या फिर मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और उनके साथ जब लड़ाइयाँ होती थी, तो ये पहाड़ी सरदार जो है वो उन युद्धों में उनका नेतृत्व भी करते थे। द पहाड़ियाज रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट लिव्ड। ये पहाड़ियाज जो लोग थे, जो जंगलों में रहते थे राजमहल हिल्स के, वो रेगुलरली किसानों पर, जो मैदानी क्षेत्र में किसान रहते थे उनके ऊपर धावा मारते रहते थे या अटैक करते रहते थे। दीज रेड्स वर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, और ये इस तरह के धावे या आक्रमण जो है इन पहाड़ी लोगों के सर्वाइवल के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी थे, पर्टिकुलरली इन ईयर्स ऑफ स्कैरसिटी। और उन वर्षों में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता जाते थे जब जंगल में उनकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं हो पाती थी। दे वर अ वे ऑफ असर्टिंग पावर ओवर सेटल्ड कम्युनिटी, और ये उनका एक तरीका भी था जिसके द्वारा वो स्थायी रूप से निवास करने वाले गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों पर अपनी शक्ति का प्रभाव भी इन रेड्स के थ्रू जमाते थे। तो रेड्स के दो कारण थे, एक तो सर्वाइवल के लिए और दूसरा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए। द जमींदार्स ऑन द प्लेन्स हैड टू ऑफन परचेज पीस बाय पेइंग ए रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स। और जो गांवों और शहरों में रहने वाले जो जमींदार लोग होते थे, जनरली इन पहाड़ी सरदारों के साथ शांति समझौता करते थे और उन्हें कुछ जो है पैसा या ट्रिब्यूट जो है वो इन पहाड़ी सरदारों को ऑफर करते थे, ताकि वो प्लेन एरिया में रेड ना करे, धावे ना मारे। ट्रेडर्स सिमिलरली गेव ए स्मॉल अमाउंट टू द हिल फोक फॉर परमिशन टू यूज द पैसेस कंट्रोल बाय देम। और व्यापारी लोग भी क्या होते थे, इन पहाड़ी सरदारों को और पहाड़ियाज लोगों को जंगल से आते जाते समय रास्ते से गुजरने के लिए उन्हें कहते रहते थे। वंस द टोल वॉज पेड, और उन्हें उस रास्तों से आते जाने समय सुरक्षा के लिए वो भी कुछ पैसा उन्हें पे करते थे, जिसको टोल कह सकते हैं। द पहाड़िया चीफ प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स, और जब वो पैसा उन व्यापारी उन चीफ्स को दे देते थे तो ये जो पहाड़ियाज है इन ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करते थे, ensuring that their goods were not plundered by anyone, और ये विश्वास दिलाते थे कि उनके सामान को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। द ब्रिटिश एनकरेज फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड जमींदार्स एंड जोतीदार्स टर्न अनकल्टिवेटेड लैंड्स इनटू राइस फील्ड्स। अब
ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को, जंगलों को साफ करना और उन जंगली क्षेत्रों में जो है कृषि का विस्तार करने पर जोर दिया, और जमींदार और जोतदार भी इन जंगलों को साफ करके वहां पर खेती करना चाह रहे थे। टू द ब्रिटिश, एक्सटेंशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर वॉज नेसेसरी टू एनलार्ज द सोर्सेज ऑफ लैंड रेवेन्यू। अंग्रेजों के अनुसार खेती का क्षेत्र बढ़ा देने से उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट, इसके द्वारा वो जो है निर्यात भी कर सकते हैं, एंड एस्टेब्लिशिंग द बेसिस ऑफ अ सेटल्ड ऑर्डर सोसाइटी, और इसके द्वारा वो जो है एक व्यवस्थित स्थायी समाज की रचना भी कर सकते हैं। एज सेटल्ड एग्रीकल्चरल एक्सपांडेड द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पास्चर्स कॉन्ट्रैक्टेड, जैसे जैसे जो है स्थायी कृषि जो है वो बढ़ती गई, उसका एरिया बढ़ता गया, वैसे वैसे जंगल और चरागाह की भूमि कम होती गई। दिस शार्पन्ड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल फोक एंड द सेटल कल्टिवेटर, और ये जंगल जैसे जैसे कम होते जा रहे थे वैसे वैसे पहाड़ी लोगों और जो स्थायी खेती करने वाले किसान थे, एक ही जगह रहकर खेती करने वाले किसान थे, उनके बीच में झगड़े बढ़ते गए। द फॉर्मर बिगेन टू रेड सेटल विलेजेस विथ इंक्रीजिंग रेगुलरिटी, और जो जंगली लोग थे, पहाड़ियाज लोग थे, वो लगातार, या उनके जो हमले थे वो लगातार इन स्थायी बस्तियों पर बढ़ते जा रहे थे जैसे जैसे जंगल की ज़मीन कम होती जा रही थी। केयरिंग अवे फूड ग्रेन्स, और ये हमलों में वो वहाँ से अनाज लूट कर ले जाते थे, मवेशी लूट कर ले जाते थे। Exasperated colonial officials tried to suppress the पहाड़ियाज, but this was not easy, और ऐसे में जब इनके हमले बढ़ते गए तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इन पहाड़ियों को कंट्रोल करने के प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन इनको नियंत्रण में रखना इतना आसान नहीं था। In the 1770s, the British embarked on a brutal policy of extermination, hunting the पहाड़ियाज down and killing them, और 1770s में स्टार्टिंग में तो जब पहाड़ियाँ नियंत्रण में नहीं आए तो उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की एक बहुत ही क्रूअल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की, जिसमें पहाड़ियों को मारकर जो है उन्हें खत्म करने के प्रयास किए गए, और इस तरह से उन्हें कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई। ठीक है, अब ये पहाड़ियाज लोगों ने कैसे प्रोटेस्ट किया और किस तरह से ब्रिटिशर्स के साथ इनकी पैसिफिकेशन या शांति हुई। देन बाय द 1780s, फिर 1780s में एक कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड, जो कि भागलपुर जिले के कलेक्टर थे। उन्होंने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की जिसे पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है, समझौते की नीति जिसको कहते हैं। पहाड़िया चीफ्स वर गिवन एन एनुअल अलाउंस। इस पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज के अंतर्गत ऑगस्टस क्लीवलैंड ने पहाड़ी सरदार जो थे उनको वार्षिक अलाउंस देना, ठीक है, कुछ पैसा देना स्टार्ट कर दिया, एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मैन, और उन्हें इस बात की गारंटी देनी होती थी कि उनके कबीले के लोग जो हैं वो प्रॉपर व्यवहार करेंगे। दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑर्डर इन देयर लोकेलिटीज़, और इन पहाड़ी सरदारों को अपनी लोकेलिटी में जो है वो कानून व्यवस्था बनाए रखनी थी, डिसिप्लिन में लोगों को रखना था। मैनी पहाड़ियाज चीफ्स रिफ्यूज द अलाउंस, बहुत सारे पहाड़ी सरदारों ने इस अलाउंस को लेने से मना कर दिया। दोज हु एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफन लॉस्ट ऑथोरिटी विद इन द कम्युनिटी, और जिन पहाड़ी सरदारों ने इस अलाउंस को एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने, उन सरदारों का उनके समाज के या उनके कबीलों पर प्रभाव खत्म हो गया। एज द पैसिफिकेशन कैंपेन कंटिन्यूड द पहाड़ियाज विथड्रू डीप इनटू द माउंटेन्स, और पहाड़ी लोगों को शांत करने की कैंपेन जैसे जैसे बढ़ते गए, पहाड़ियाज जो है धीरे धीरे पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर के क्षेत्रों में जाने लगे। इंसुलेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम होस्टाइल फोर्सेस, और अपने आप को जो ब्रिटिश फोर्सेस है उनसे बचाने की कोशिश करने लगे। एंड केयरिंग ऑन अ वॉर विथ आउटसाइडर, और साथ ही साथ उन्होंने जो बाहरी लोगों हैं उनके साथ जो है युद्ध भी शुरू कर दिए। सो व्हेन बुकैनन ट्रैवल्ड थ्रू द रीजन इन 1810 और 11, द पहाड़ियाज नेचुरली व्यूड हिम विथ सस्पिशन। तो जब बुकैनन ने अर्ली 19th सेंचुरी में 1810-11 में जब इस एरिया में, राजमहल के एरिया में विजिट किया, तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से पहाड़ी लोग जो है उसको शक की दृष्टि से देखते थे और इस वजह से उसके साथ हॉस्टाइल बिहेवियर करते थे। तो ये वो रीज़न थे जिसकी वजह से पहाड़ियाज जो है ब्रिटिशर्स के प्रति हॉस्टाइल बिहेवियर रखते थे। द एक्सपीरियंस ऑफ पैसिफिकेशन कैंपेन्स एंड मेमोरीज ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन शेप्ड देयर परसेप्शन ऑफ ब्रिटिश इन्वेजन इनटू द एरिया। ठीक है, जो
पहाड़ी लोगों के एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे जब ब्रिटिशर्स ने उनको ख़त्म करने का या फिर उनके साथ जो है रिप्रेशन की पॉलिसी जो है चलाई थी, तो इसकी वजह से वो जो है पूरी तरह से उनके प्रति शक, डाउट का व्यवहार करते थे। एवरी वाइट मैन अपीयर्स टू रिप्रेजेंट ए पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ। और हर सफ़ेद या गोरा व्यक्ति जो है उन्हें ऐसा लगता था कि वो वही व्यक्ति है जो उनके जीवन जीने के तरीकों को, जीवन निर्वाह के तरीकों को छीन रहा था, नष्ट कर रहा था, और वो उनके जंगलों पर भी उनका नियंत्रण समाप्त कर रहा था। और इस वजह से ये जो पहाड़ियाज थे इन ब्रिटिशर्स के प्रति हॉस्टाइल हो गए थे। अब इन्हीं पहाड़ियाज में दूसरा जो प्लो है उसको रिप्रेजेंट करने वाली कम्युनिटी थी, दे वर संथाल्स। तो Ho resembled the Pahadiyas and the Plo represents the Santhal. अब संथाल कौन थे? Santhals were pouring into the area, clearing forests, cutting down timber, plowing land and growing rice and cotton. संथाल इसी एरिया में रहने वाले वो लोग थे जो जंगलों को साफ कर रहे थे, लकड़ी काट रहे थे, हल चला रहे थे और चावल और कपास उगा रहे थे। एज द लोअर हिल्स वर टेकन ओवर बाय संथाल सेटलर्स, द पहाड़ियाज रिसीडेड डीपर इनटू द राजमहल्स। और जैसे जैसे नीचे के क्षेत्रों में संथाल लोग बसते जा रहे थे, वैसे वैसे पहाड़ी लोगों को जंगल के अंदर के क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। If Pahadia life was symbolized by the hoe, which they used for shifting cultivation, the settlers came to represent the power of the plow. ठीक है, तो पहाड़िया की लाइफ को सिंबलाइज जो है हो करता है, क्योंकि वो इस हो का यूज करके जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। तो सेम वे प्लो जो है, हल जो है, वो संथाल को रिप्रेजेंट करता है। द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वॉज अ लॉन्ग वन। और इन संथाल और पहाड़ियों के बीच की लड़ाई को ही बैटल बिटवीन हो एंड प्लो कहा जाता है, जो बहुत लंबे समय तक चली। अब संथाल लोग क्या थे, कैसे थे? एट द एंड ऑफ 1810 बुकैनन क्रॉस गंजूरिया पहाड़। 1810 में बुकैनन ने गंजूरिया पहाड़ को क्रॉस किया, विच वॉज पार्ट ऑफ द राजमहल रेंजेस, पास थ्रू द रॉकी कंट्री बियॉन्ड एंड रिच्ड ए विलेज। फिर उसने चट्टानी क्षेत्रों को पार करके एक गांव में पहुंचा। इट वॉज एन ओल्ड विलेज बट द लैंड अराउंड हैड बीन रिसेंटली क्लियर टू एक्सटेंड कल्टिवेशन। उसने देखा कि ये जो गांव है ये एक पुराना गांव था, लेकिन इसके आसपास की ज़मीन जो है अभी कुछ ही समय पहले साफ की गई थी खेती करने के लिए। लुकिंग एट द लैंडस्केप, बुकैनन फाउंड एविडेंस ऑफ द रीजन हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर। और उस एरिया को देखने के बाद बुकैनन को ये लगा कि इस क्षेत्र का बहुत कुछ समय पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ह्यूमन लेबर का सही यूज़ करने की वजह से। यानी संथाल लोगों ने अपने लेबर के थ्रू इस एरिया को जो है कल्टिवेटेड लैंड के रूप में डेवलप किया था। द सोइल हियर वॉज रॉकी। अभी भी यहाँ की जो मिट्टी थी वो चट्टानी थी, बट अनकॉमनली फाइन, लेकिन अच्छी थी। एंड नाउ हियर हैड बुकैनन सीन फाइन एंड टोबैको एंड मस्टर्ड। और यहीं पर बुकैनन ने बहुत अच्छी क्वालिटी की तंबाकू और सरसों देखी। ऑन इंक्वायरी ही डिस्कवर्ड दैट द फ्रंटियर्स ऑफ कल्टीवेशन हियर हैड बीन एक्सटेंडेड बाय द संथाल्स। और इंक्वायरी पर उसे पता लगा कि इस क्षेत्र में जो कृषि कार्य का विस्तार है वो संथाल लोगों द्वारा किया गया। दे हैड मूव्ड इनटू दिस एरिया अराउंड 1800। वी संथाल लोग इस एरिया में 1800 ईस्वी के आसपास आए थे। डिस्प्लेस द हिल फोक हु लिव्ड ऑन दिस लोअर स्लोप्स। और उन लोगों को, उन पहाड़ी लोगों को उन्होंने विस्थापित किया। क्लियर द फॉरेस्ट, जंगलों को साफ किया। एंड सेटल द लैंड, और यहाँ की जमीन को व्यवस्थित किया। अब संथाल लोग, द संथाल हैड बिगन टू कम इनटू बंगाल अराउंड 1780। संथाल लोग बंगाल में 1780 के आसपास आए थे। जमींदार हायर्ड देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपांड कल्टीवेशन। जमींदार लोग इनको हायर करते थे जमीनों की साफ सफाई करने के लिए और खेती का विस्तार करने के लिए। एंड ब्रिटिश ऑफिशियल इन्वाइटेड देम टू सेटल इन द जंगल महाल्स। और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी इन संथाल लोगों को जंगल के क्षेत्रों में रहने के लिए जो है आमंत्रित किया। हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ियाज एंड ट्रांसपोर्ट देम इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, द ब्रिटिश टर्न इनटू संथाल्स। ठीक है, पहाड़ी लोगों को बदलने की, उनको सेटल्ड करने की कोशिश जब अंग्रेजों की फेल हो गई, तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने इन संथाल लोगों को उन एरियाज में इन्वाइट किया। द पहाड़ियाज रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट। अब पहाड़ियाँ सेटल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि पहाड़ियाँ जंगल को काटना नहीं चाहते थे। एंड रेसिस्टेड टचिंग द प्लो, और न वो हल चलाना चाहते थे। द संथाल्स वर गिवन लैंड एंड परस्यूडेड टू सेटल्ड इन द वैलीज ऑफ राजमहल। संथाल लोगों को जमीनें दी गई और उन्हें राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए प्रेरित किया गया।
By 1832, a large area of land was demarcated as Damineco. 1832 तक एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो दमीनेको के रूप में मार्क किया गया. दिस वॉज डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ द संताल्स, और ये संथाल की लैंड थी. दे वर टू लिव विद इन इट, उन्हें ही इस दमीनेको पर रहना था. प्रैक्टिस लॉ एग्रीकल्चर एंड बिकम सेटल पेजेंट्स, और उन्हें यहाँ पर हल चलाकर खेती करके स्थायी रूप से निवास करना था, किसान के रूप में इन्हें रहना था. द लैंड ग्रांट टू द संथाल स्टिपुलेटेड एट that at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within the first 10 years. ठीक है, किसानों को, संथाल्स को लैंड इस शर्त पर दी गई कि वो 1/10 ऑफ द एरिया, 10वां भाग इस जंगल का, एक क्षेत्र का जो है वो खेती के लिए साफ करेंगे, और वहाँ पर जो है फर्स्ट 10 ईयर्स तक जो फसल उगाएंगे. द टेरिटरी वॉज सर्वेड एंड मैप्ड, और फिर इस क्षेत्र का सर्वे किया गया और उसको जो है मानचित्र बनाए गए. इनक्लोज विद बाउंड्री पिलर्स, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट ऑफ द प्लेन्स एंड द पहाड़ियाज ऑफ द हिल्स. और इन नए जो क्षेत्र थे जहाँ जंगलों को साफ करके जो क्षेत्र विस्तार किया गया था खेती के लिए, उनको पत्थरों के बाउंड्री पिलर्स से मार्क किया गया. ठीक है, फिर संथाल्स लोग आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दमीनेको, संथाल सेटलमेंट एक्सपेंडेड रैपिडली. ठीक है, दमीनेको का डिमार्केशन होने के बाद संथाल सेटलमेंट जो है इस क्षेत्र में लगातार बढ़ने लगा. पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 40 संथालों के विलेज थे यहाँ पर. 1838 में जो एज मैनी एज 1473 विलेजेस हैड कम अप बाय 1851, जो कि 1851 तक 1473 गांव जो है इनके यहाँ पर हो गए थे. यानी संथाल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रैपिडली इंक्रीज हुई. Over the same period, the संथाल population increased from a mere 3,000 to 82,000, और इसी पीरियड में इन गांवों के साथ साथ ही संथालों की पॉपुलेशन भी 3,000 से बढ़कर 82,000 82,000 हो गए. When the Santhals settled on the peripherals of the Rajmahal Hills, the Pahadiyas resisted but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. पहाड़िया ने इसको रेसिस्ट किया, लेकिन उन्हें जंगल के अंदर के क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. इन दिस सिचुएशन द पहाड़ियाज कुडंट इफेक्टिवली सस्टेन देयर मोड ऑफ कल्टिवेशन, और ऐसी परिस्थिति में पहाड़िया जो है अपने पारंपरिक जीवन जीने के तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाए. व्हेन द फॉरेस्ट ऑफ द रीजन वर क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन, द हंटर्स अमॉन्ग्स देम ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स. जब जंगल साफ होने लगे तो वो जो पहाड़ी शिकारी लोग थे उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना इस वजह से करना पड़ा. द संथाल्स बाई कॉन्ट्रास्ट गेव अप देयर अर्लियर लाइफ ऑफ मोबिलिटी एंड सेटल डाउन. संथाल जो पहले वो भी मोबिलिटी की, घूमने फिरने वाली घुमक्कड़ जीवन जीते थे, जब वो सेटल्ड हो गए तो वो उन्होंने भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दिया. कल्टिवेटिंग ए रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फॉर द मार्केट, और उन्होंने विभिन्न प्रकार की व्यापारिक फसलों का उत्पादन शुरू कर दिया मार्केट के लिए. एंड डीलिंग विद ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और जो है व्यापारियों और साहूकारों के साथ जो है डील करने लगे. द संथाल हाउएवर सून फाउंड दैट द लैंड दे हैड ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन वाज स्लीपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड्स. लेकिन कुछ ही समय बाद संथाल लोग ये महसूस करने लगे कि वो लैंड जिसको वो साफ सफाई कर रहे हैं, खेती लायक बना रहे हैं, वो धीरे धीरे उनके हाथों से चिंती जा रही है. द स्टेट वॉज लेविंग हैवी टैक्सेस ऑन द लैंड दैट द संथाल हैड क्लियर्ड, क्योंकि जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इन संथालों के ऊपर, उनके द्वारा साफ की गई ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने लगी थी. और मनी लेंडर्स डीकूज वर चार्जिंग देम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टेकिंग ओवर द लैंड. और मनी लेंडर्स जो है किसानों को या इन संथाल्स को बहुत ज़्यादा रेट पर लोन पर, ब्याज पर जो है पैसा प्रोवाइड कर रहे थे. और अगर पैसा वो दे नहीं पाते थे तो इन संथाल की ज़मीनों पर ये मनी लेंडर्स, डीकू लोग लगातार कब्जा करते जा रहे थे. When debt remained unpaid and जमींदार वर asserting control over the दमीन एरिया, और धीरे धीरे जमींदार लोग भी उस दमीन एको का एरिया जो संथालों के लिए डिमार्क किया गया था उस पर अधिकार या नियंत्रण करने लगे. By the 1850s the संथाल्स felt that the time had come to rebel against जमींदार, और 1850 तक इन संथाल लोगों को यह महसूस हो गया कि अब उन्हें जमींदारों के अगेंस्ट विद्रोह करना पड़ेगा, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट विद्रोह करना पड़ेगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग उनके सारी मेहनत जो है जिस और जो एरिया है उस पर नियंत्रण कर रहे थे. इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए एक आइडियल वर्ल्ड को बनाने के लिए उन्हें विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़ा. वाइल रीडिंग द रिपोर्ट्स ऑफ बकानम, ठीक है, तो ये सारा सब जो है
संथाल लोगों की लाइफ है, इन्हें भी विद्रोह करना पड़ा। जो संथाल विद्रोह 1855-56 में 57 में जो हुआ, वो इन्हीं परिस्थितियों की वजह से संथालों को विद्रोह करना पड़ा। अब बुकनन ने जो पहाड़ियाज और संथाल के बारे में लिखा है, उसको एनालाइज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? While reading the reports of Buchanan, we should not forget that he was an employee of the British East India Company. His journeys were not simply inspired by the love of landscape and the desire to discover the unknown. ये जो बुकनन था वो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, तो उसकी जर्नी जो है या उसकी जो विजिट जो है वो ब्रिटिश कंपनी के उद्देश्य से की गई थी। वो सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों को या सुंदर दृश्यों को देखने ही नहीं आया था। ठीक है, ही मार्च एवरीवेयर विद इन लार्ज आर्मी ऑफ पीपल। वो जहाँ भी जाता था उसके पीछे पीछे बहुत सारे सेना भी उसके साथ साथ चलती थी। ड्रॉट्समैन, उसके साथ नक्शा बनाने वाले लोग, सर्वेयर्स, पैलंक्वैन, बियरर्स, कूलीज, ये सब लोग भी उसके साथ साथ चलते थे। तो बुकानन अकेले विजिट नहीं करके उसके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप समूह उसके साथ चलता था, जिसमें सैनिक भी होते थे। द कॉस्ट ऑफ द ट्रैवल्स वर बोर्न बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी यात्राओं का सारा खर्च कंपनी देती थी, सिंस इट नीडेड द इंफॉर्मेशन दैट बुकानन वॉज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट। और इस वजह से बुकानन को उन सारे एरियाज की इंफॉर्मेशन ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती थी। बुकनन हैड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट ही हैड टू लुक फॉर एंड व्हाट ही हैड टू रिकॉर्ड। बुकनन को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक विशेष उद्देश्य के साथ इन जंगली क्षेत्रों में भेजा था। तो उसे ये बताकर भेजा गया था कि उसे क्या क्या जंगलों में देखना है और क्या क्या चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है। व्हेन ही अराइव्ड एट अ विलेज with his army of people, he was immediately perceived as an agent of the सरकार। और इसी वजह से जब भी वो किसी गांव में प्रवेश करता था अपने सैनिकों के साथ, तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का एजेंट समझा जाता था। और इसी वजह से उसके जो उसके प्रति लोगों का जो व्यवहार है वो हॉस्टाइल होता था। एज द कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स पावर एंड एक्सपेंडेड इट्स कॉमर्स, इट्स लुक्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इट कुड कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइट। जैसे जैसे कंपनी ने अपना शक्ति और साम्राज्य बढ़ाया, तो वो और अधिक धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और नए नए संसाधनों को खोज रही थी और उनका दोहन करना चाह रहे थे। इट सर्वेड लैंडस्केप, और इसी वजह से उन्होंने नए नए एरियाज़ को सर्वे किया, रेवेन्यू सोर्सेज को जनरेट करने की कोशिश की, एंड ऑर्गेनाइज वॉयजेज ऑफ डिस्कवरी, नए नए क्षेत्रों को खोजने के प्रयास किए गए, एंड सेंड इट्स जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफर्स, इट्स बॉटनिस्ट एंड मेडिकल मैन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। और इसी वजह से उन्होंने भूगोलवेत्ताओं, भूगोल विद्वानों को, बॉटनिस्ट को और मेडिकल पर्सनस को इन एरियाज़ में भेजा, ताकि वो वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, जिसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी और ज़्यादा जो है मनी अर्न कर सके। तो बुकनन इन उद्देश्यों से गया था, कंपनी के फायदे के लिए वो गया था। बुकनन अनडाउटली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर वाज वन सच इंडिविजुअल। और बुकनन भले ही कितना अच्छा ऑब्जर्वर था, लेकिन वो कंपनी का एक एजेंट के रूप में इन जंगलों में गया था। एवरीवेयर बुकनन वेंट ही ऑब्सेसिवली ऑब्जर्व द स्टोन्स एंड रॉक्स एंड द डिफरेंट स्ट्रेटा एंड लेयर्स ऑफ सोइल। जहाँ भी गया उस बुकनन ने बहुत अच्छी तरह से चट्टानों, जंगलों को, मिट्टी को, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। ही सर्च फॉर मिनरल्स एंड स्टोन्स दैट वर कमर्शियली वैल्यूएबल। उसने उन क्षेत्रों में उन पत्थरों को और उन मिनरल्स को खोजने की कोशिश की जो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद हुई। रिकॉर्डेड ऑल साइंस ऑफ आयरन और माइका, ग्रेनाइट एंड सॉल्ट पीटर। उसने सभी तरह के खनिजों को रिकॉर्ड किया। ही केयरफुली ऑब्जर्व लोकल प्रैक्टिसेस ऑफ सॉल्ट मेकिंग एंड आयरन और माइनिंग। उसने नमक बनाने की और लोहे बनाने की जितनी भी प्रोसेसेस थी उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। व्हेन बुकनन wrote about a landscape, he most often described not just what he saw, what the landscape was like, but also how it could be transformed and made more productive. इसलिए बुकनन ने जो कुछ भी लैंडस्केप में देखा उसने उसका वर्णन किया, लेकिन उसने इस उद्देश्य नहीं कि वो कितना सुंदर है, बल्कि इस उद्देश्य के कि उस एरिया या उस लैंडस्केप को और कितना ज़्यादा बदला जा सकता है और किस तरह से उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। कौन कौन सी फसलें वहाँ पर उगाई जा सकती है, विच ट्रीज कट डाउन, कौन से पेड़ काटे जाने चाहिए और कौन से पेड़ वहाँ पर लगाए जाने चाहिए। ये सारे कमर्शियल सोच के साथ वो जो बुकनन है इन जंगलों में गया था। एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट हिज विजन एंड हिज प्रायोरिटीज़ वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट्स। और इसी के साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसकी सोच, उसकी समझ जो है लोकल जो निवासी थे उनसे बिल्कुल अलग थी। हिज असेसमेंट ऑफ व्हाट वाज नेसेसरी वाज शेप्ड बाय द कमर्शियल कंसर्न्स ऑफ द कंपनी एंड मॉडर्न वेस्टर्न नोशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोग्रेस। ठीक है, और उसकी पूरी सोच और उसके सारे विचार जो है व्यावसायिक
गतिविधियों को ध्यान में रखकर थे, जो वेस्टर्न सोच के बताते हैं कि जिसमें हर चीज़ को जो है फ़ायदे के लिए यूज़ में लिया जाता है, उस दृष्टिकोण से उसने ये सब कुछ देखा था। ही वॉज इनएविटेबली क्रिटिकल ऑफ लाइफ स्टाइल्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड फेल्ट दैट फॉरेस्ट हैड टू बी टर्न इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स। और उसका ये भी मानना था कि वो जो जंगल में रहने वाले पहाड़िया लोग थे, उनकी लाइफस्टाइल को चेंज होना चाहिए, वो उनकी आलोचना करता था और जंगलों को जो है खेती के लिए काट देने में वो विश्वास रखता था। उसे जंगल अनुपयोगी लगते थे, जंगल में रहने वाले लोग भी उसे पसंद नहीं थे। तो जब हम बुकानन को पढ़े तो इन सारे दृष्टिकोणों को हमें उस ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ ये जो चैप्टर है उसका वो पोर्शन जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला है यहीं समाप्त होता है। इसके बाद का रिमेनिंग चैप्टर जो है बोर्ड परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस चैप्टर का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Have a nice day.